और समृद्धशाली तथा प्रजा को खुशहाल बनाना होता है। देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश को दरिद्रता और कंगाली के अभिशाप से बाहर निकालकर उसे देश के वैभवशाली राज्यों में से एक बनाने को कटिबद्ध उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें मुख्यमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। व्यापारी कल्याण दिवस की पूर्व संध्या पर दानवीर भामाशाह जयंती कार्यक्रम के पूर्व संध्या पर आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, विधानसभा हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी, वरिष्ठ व्यापारी नेता श्री संदीप बंसल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित सभी हमारे व्यापारी बंधुगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहभागी बन रहे हमारे सभी उद्योग व्यापार जगत से जुड़े हुए बंधुगण, मैं सबसे पहले आप सभी को पूरे प्रदेश के और देश की आर्थिक उन्नति के आधार आप सभी उद्योग व्यापार जगत से जुड़े हुए व्यापारी बंधुओं का आज के इस समारोह में हृदय से अभिनंदन करते हुए दानवीर भामाशाह की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम यहां पे भामाशाह जयंती की पूर्व संध्या पर एकत्र हैं, मुझे श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी की कुछ पंक्तियां याद आ गई, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सेहक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोंछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। जब भी स्वदेश स्वाभिमान और स्वधर्म के लिए यह देश महाराणा प्रताप का स्मरण करेगा तो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ
भामाशाह का नाम हर जवान पर होगा। याद रखना, धन की 3 ही गति होती है, या तो दान करो, वो आपको यशस्वी बनाएगा, स्वयं भोग करो, कुछ देर के लिए चलने लायक बनाएगा, बाद में शुगर से ग्रसित कर देगा। और अन्यथा गलत तरीके से जब धन का अर्जन होता है तो वह नाश का कारण भी बनता है, जैसे आपने माफियाओं के नाश को देखा होगा। तो दानम, भोगम और नाशम, ये धन की 3 गति है। दान देश, काल और पात्र को देख करके, हमारे पूर्वजों ने, भारतीय मनीषा ने दान के लिए भी कुछ बातें कही, जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में उसके बारे में छोटा सा एक उदाहरण खन्ना जी ने भी यहाँ पे प्रस्तुत किया। वह सात्विक हो, देश के लिए, धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान हमेशा सार्थक होता है और व्यक्ति को, पीढ़ी को यशस्वी बनाता है। दानवीर भामाशाह 29 जून 1547 को उनका जन्म होता है राजस्थान में। राजस्थान की भक्ति और शक्ति का समन्वय वहां की धरती पर अद्भुत रूप से हम सबको देखने को मिलता है। और उस धरा पर जन्म होता है वीरवर भामाशाह का। व्यापारिक वृत्ति और मेवाड़ राजवंश के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उन्हें मेवाड़ का एक महामंत्री के रूप में भी राज परिवार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहां से जो भी मेवाड़ राजवंश से अलग अलग रियासतों के लिए जो भी दान पत्र लिखे जाते थे, वह दानवीर भामाशाह के द्वारा ही लिखे जाते थे। आप जब यहां से बाहर निकलेंगे, बाहर एक एग्जीबिशन लगी हुई है, उसमें आप देखेंगे तो उनके द्वारा जारी किए गए दान पत्र, ताम्र पत्र की कुछ प्रतिकृतियां वहां पर बाहर हम लोगों ने प्रस्तुत भी की है। और ये परंपरा वहां पर बहुत लंबे समय तक चली। लेकिन ये उत्थान और पतन और फिर उत्थान का इस चक्र चलता है, धर्म चक्र प्रवर्तनाए। और उसी धर्म चक्र के कारण जब द्वेष का भाव, अकबर का लालच बढ़ता गया, तमाम राजा महाराजाओं के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करने की एक प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। चाटुकारिता की हदें पूरी हो गई। उस समय भी मेवाड़ जैसा राजवंश देश और धर्म की खातिर विदेशी दासता के अधीन कार्य करने को कतई सहमत नहीं थे। उन्होंने तब भी कहा कि नहीं, हरगिज नहीं, इसका फैसला युद्ध करेगा। हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ लाखों की सेना थी, दूसरी ओर 20,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते हैं। युद्ध बढ़ते बढ़ते
जब निर्णायक दौर की तरफ गया, जिसमें 20,000 की सेना लाखों की अकबर की सेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन तोपों के सामने बहुत अधिक समय तक ठहर नहीं पाई। चेतक गिर गया, तमाम सेनापति ढेर हो गए। महाराणा प्रताप को जंगलों के बीच में जाना पड़ा और लंबे एक समय तक, एक कालखंड तक उन्हें वहां पर रह करके जब वे अपना जीवन यापन कर रहे थे, कई कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। याद करिए कि राज परिवार का में पला बढ़ा वे बच्चे, महाराणा प्रताप के पुत्र, उनकी पुत्री, राजमाता, इन सब की क्या स्थिति रही होगी। कई कई दिनों तक घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन देश और धर्म की खातिर विदेशी हुकूमत के सामने सिर नहीं झुकाना है, और उसके लिए तैयारी जब कर रहे थे, उस समय दो ही प्रकार की चीजें उनके सामने थी। हर हाल में मेवाड़ को की रक्षा करना है, भारत के अंदर स्वाधीनता की लौ को जलाना है, विदेशी दासता से, किसी भी प्रकार से विदेशी दासता को भारत के ऊपर मुखर नहीं होने देना है। उसके काले बादल भारत के ऊपर नहीं छाने चाहिए। एक संकल्प के साथ जब उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया, तो समय अरावली के उन जंगलों में वहां के भील और मीना जाति के लोगों ने ही उनकी मदद की थी। सेना संगठन का कार्य करना है, दुश्मन की सेना पीछे पड़ी हुई है, परिवार के लोग भूखों बिलख रहे हैं, कैसा होगा, कैसे इस कार्य हो पाएगा। लेकिन वहां के भील, वहां की जनजातियों ने भी स्वदेश और स्वाभिमान के इस महत्व को समझा था, और वे महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे। ऐसे छापामार युद्ध होता है, इस युद्ध कला को महाराणा प्रताप ने उस कालखंड में प्रस्तुत करके अकबर के दांत खट्टे कर दिए थे, मुगल सेना के दांत खट्टे करने के काम किए थे। और अंत में जब दानवीर भामाशाह उनकी सेवा में उपस्थित हुए, तो उन्होंने इस बात को कहा, मेरी जितनी संपत्ति है, इस संपत्ति में फिर से सेना के पुनर्गठन के लिए अर्पित कर रहा हूं। महाराणा प्रताप ने कहा, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे सारे लोग तो अपने लिए अर्जित करते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने जो भी संपत्ति अर्जित की थी, इसी देश से अर्जित की थी, और इसलिए उसके लिए समर्पित कर रहा हूं। यानी याद करिए, उस समय भी 500 वर्ष पहले भी यह भाव था, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है। क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा, हम सब भी सुरक्षित रहेंगे। देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है, धर्म भी सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, यह वह समय था जब देश के सामने कठिन चुनौतियां थी, विदेशी आक्रमण हो रहे थे, स्वाधीनता खतरे में पड़ी हुई थी, संसाधनों का अभाव था। उन संसाधनों के अभाव में भी भील, मीना और वहां की अन्य ट्राइबल जातियां देश के लिए लड़ रही हैं, महाराणा प्रताप का साथ दे रही हैं। और वह समय तब था जब बहुत सारे सगे संबंधी
स्वयं महाराणा प्रताप का साथ छोड़ चुके थे। तमाम राजे रजवाड़ों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन इन सब से बेखबर लोगों ने उस समय जिस प्रमुखता के साथ कार्य किया, कहते हैं भामाशाह की उसका जो सहयोग था महाराणा प्रताप को, वह इतना सहयोग था कि 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक उनको हर प्रकार की सुख यानी उनका वेतन दिया जा सकता था, उनके रहने खाने की व्यवस्था की जा सकती थी, युद्ध की सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जा सकती थी। अब याद करिए कितनी बड़ी ताकत उस समय खड़ी की, और उसी के बल पर महाराणा प्रताप ने फिर से सेना का संगठन खड़ा किया और जितने भी दुर्ग और किले मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के अकबर ने अर्जित किए थे, उन सबको फिर से वापस लेकर के उस कालखंड में फिर से अपने आप को अजेय घोषित किया था, स्वाधीन घोषित किया था। याद करिए 450 वर्ष पहले शौर्य और पराक्रम का ऐसा अद्भुत संगम हम सबको देखने को मिला। 400-450 वर्ष पहले इस प्रकार के अद्भुत शौर्य और पराक्रम हम सबको देखने को मिला, ऐसा संगठन हमें देखने को मिला। शौर्य और पराक्रम ही जब भी देश के ऊपर संकट आता है, हर भारतवासी महाराणा प्रताप को स्मरण करता है, हर भारतवासी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करता है, हर भारतवासी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण करता है। इसलिए स्मरण करता है क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं, देश के लिए जीवन जिया था। उनका समर्पण धर्म के लिए था। धर्म उनके लिए जीवन पद्धति थी, धर्म उनके लिए उपासना पद्धति मात्र नहीं थी। इसीलिए आज भी और इतिहास के स्वर्णाक्षरों में हर भारतवासी इन महापुरुषों के प्रति नतमस्तक होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि अमर गीतों के वे रचयिता डॉक्टर श्यामनारायण पांडे ने जो बात कही कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है, यह मेवाड़ पर ही एकदम फिट बैठता है, एकदम फिट बैठता है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा था कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है, नित्य का रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यानी यह सिंहासन सिंहासन क्यों है, इसका उल्लेख उन्होंने इसके माध्यम से किया है। आज भी उस भूमिका का निर्वहन हमारे आज के भामाशाह देश के लिए कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि न कर रहे हैं। अभी हमने उसी की एक प्रतिकृति को मंच पर सम्मानित भी किया है। याद करिए, सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। यहां पे अभी रविकांत गर्ग जी कह रहे थे कि इस दिवस को, अरे हम तो कह रहे हैं कि हर वर्ष ये दिवस मनाया जाना चाहिए। और मैं तो जीएसटी विभाग से भी कहूंगा कि लखनऊ में ही नहीं, प्रदेश भर में हर जनपद में सेलेक्ट करिए। प्रदेश में जो सर्वाधिक जीएसटी देने वाले हैं उनका लखनऊ में, और जनपद में जो सर्वाधिक जीएसटी देने वाले हैं उनको जनपदों में ऐसे 10-10 व्यापारियों का सम्मान इस दिवस पर किया जाना चाहिए। दूसरा, इस दिवस को तय करिए कि इस दिवस पर ही हम उन व्यापारियों को जो कभी किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं, जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन भरने के बाद दुर्भाग्य से किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं, तो व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमने 10 लाख रुपए की उन्हें सुरक्षा बीमा का कवर दिया है। इस राशि का वितरण भी इसी अवसर पर उन लोगों को करना चाहिए, एक साथ सम्मान के साथ, भव्य समारोह के साथ होने चाहिए। लगाया जाना चाहिए उस समय एक और महाराणा प्रताप का चित्र और दूसरी तरफ
भामाशाह का चित्र, और लोगों को बताया जाना चाहिए, वर्तमान पीढ़ी को बताया जाना चाहिए, महाराणा प्रताप का स्मरण होगा तो भामाशाह का स्मरण अपने आप हो जाएगा। भामाशाह का स्मरण होगा तो महाराणा प्रताप का स्मरण अपने आप हो जाएगा। दोनों अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है। मध्यकाल में जो कार्य भामाशाह ने किया था, देश के लिए, धर्म के लिए स्वामी भक्ति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया था, वही स्थिति कालांतर में देखने को मिली। याद करिए, हमारे सामने कुछ उदाहरण है, आपके सामने हर व्यक्ति की जबान पर वे नाम आते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम, शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को जाना था, कौन सहयोग करेगा, वहां जाने की व्यवस्था कौन करेगा? और तब नाम आया था मैसूर के महाराजा चाम राजेंद्र वाडियार का, और खेतड़ी के महाराजा, राजस्थान के राजा अजीत सिंह जी का, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को वहां जाने की व्यवस्था की, और शिकागो की उस वर्ल्ड पीस समिट के माध्यम से वह भारतीय संस्कृति का डंका दुनिया के सामने बजा सके। यह इसलिए संभव हो पाया जब यह सहयोग वहां उन्हें प्राप्त हुआ। अन्यथा एक सामान्य सन्यासी के रूप में लोग भूल चुके होते हैं, किसी को पता ही नहीं होता यह भी प्रतिभा है। उनकी दिव्य प्रतिभा से यह देश वंचित रह जाता, दुनिया वंचित रह जाती। भारत की वैदिक परंपरा की का डंका जो दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर बसता हुआ दिखाई दिया है, यह इन महापुरुषों के नाते। दूसरा नाम आपके सामने है भारत रत्न और भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ोदरा के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें विदेश जाने की स्पेशल स्कॉलरशिप उपलब्ध करवाई, और उसके माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी प्रतिभा की छाप न केवल दुनिया को दी, बल्कि भारत को एक यशस्वी संविधान भी दिया, और संविधान देने के साथ साथ कोटि कोटि दलितों, वंचितों के जीवन में एक प्रकाश पुंज बनकर के भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छा गए। बहनों और भाइयों, यह जब भी सहयोग सात्विक भाव के साथ, एक सकारात्मक भाव के साथ किया जाता है, उसके परिणाम सामने आते हैं। इस प्रकार की दिव्य विभूतियां सामने आती हैं, उसके परिणाम इस रूप में सामने आते हैं। यह अचानक नहीं हुआ, उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ, उसका महत्व था, और उस महत्व को इन महापुरुषों ने थोड़ा सपोर्ट किया तो देश और दुनिया को एक नए रत्न के रूप में, कहीं स्वामी विवेकानंद मिल गए, कहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिल गए, और उन्होंने देश और दुनिया को एक नई राह दिखा दी। कोटि कोटि मानवों के लिए एक जीवन की राह भी दिखा दी। जो राह दिखाने का कार्य किया है, दिवस उसी राह का अनुसरण करने का एक महत्वपूर्ण और पवित्र आयोजन भी है। याद करिए, एक तरफ भामाशाह और महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद और मैसूर के राजा चाम राजेंद्र वाडियार जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सयाजीराव गायकवाड़ बड़ोदरा के महाराजा, और खेतड़ी राजस्थान के महाराजा अजीत सिंह जी। आप मुझे बताइए,
कहां इसमें जाति भेद है? कहां पे भेद है? ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है। ये डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार कार्य करती है तो हमने यहां के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ और वो एक्सपोर्ट का एक नया केंद्र बन गया। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं। क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे, आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये लोग वही हैं, इनके मुंह बंद होते हैं। ये लोग किसी व्यापारी, यहां लखनऊ में 2016 में एक व्यापारी की निर्मम हत्या हुई थी। एक निर्मम हत्या हुई थी और उस समय इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कार्रवाई की। सुल्तानपुर में एक सराफा व्यवसायी को गोली मारी गई थी और सामान लेकर के लोग भाग रहे थे, तो मैं देख रहा था कि यही लोग थे जो उन लुटेरों को प्रश्रय दे रहे थे। तो हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। इन लोगों के उन कारनामों से, जिन कारनामों के कारण पहचान के एक संकट से आप गुजर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका व्यापार उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी होगा, या लेन देन करते होंगे, सामान मंगाते होंगे। पहले उत्तर प्रदेश के नाम से लोग सामान भेजने में डरते थे, आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया गया है। हर प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रक्रिया आगे इसी रूप में आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और यह दिवस 29 जून को हर वर्ष आयोजित होना चाहिए। दानवीर भामाशाह
कि उन कार्यों को लेकर के हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, लेकिन मेरी आप सबसे अपील है, हमें अपने स्तर पर भी कुछ करना चाहिए। लोकल स्तर पर भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। मैंने दान के में तो भामाशाह का भी उदाहरण दिया, मैसूर के महाराजा का भी उदाहरण दिया, वडोदरा के महाराजा का भी उदाहरण दिया, खेतड़ी के महाराजा का भी उदाहरण आपके सामने दिया। कैसी कैसी विभूतियों को और राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र के उन्नयन के लिए किस किस प्रकार की विभूतियों को उनके सहयोग से आगे बढ़ने में मदद मिली। हम भी सहयोग कर सकते हैं, हमारे स्तर पर भी ये कार्य हो सकते हैं, हमारे सामूहिक प्रयास से भी ये कार्य आगे बढ़ सकते हैं। और वह कार्य अलग अलग स्तर पर, आपके स्तर पर भी हो सकता है। लोकल स्तर पर रोजगार सृजन के लिए भी बहुत अच्छे कार्य हो सकते हैं। आपके द्वारा किसी भी स्तर पर रोजगार सृजन के लिए किया जाने वाला कार्य, वह भी एक पुण्य है। आपके द्वारा प्रदूषण से मुक्त कोई एक व्यवस्था देना, यह भी एक पुण्य का कार्य है। किसी नदी को प्रदूषण से मुक्त करने में किया जाने वाला योगदान, किसी नदी के पुनरुद्धार की कार्रवाई, उसको पुनर्जीवन देना, यह भी एक पुण्य का कार्य है। किसी एक व्यवस्था के साथ जुड़ करके जनपद के सभी व्यापारी एक अभियान के साथ, उस कार्य के साथ जुड़ करके प्रशासन से कहें कि साहब हमें केवल ये बताइए कि कैसे कार्य होना है, हम अपने स्तर पर अपने सहयोग से इस कार्य को पूरा करें। हमने वर्तमान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिवर, यानी एक जिले में एक नदी के पुनरुद्धार का दायित्व हर जनपद को उपलब्ध करवाया है। और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी वहां होना है। क्या प्रदेश भर के हमारे व्यापारी भी उस अभियान के साथ जुड़ पाएंगे? और जुड़ पाएंगे तो मुझे लगता है किसी एक कार्यक्रम के साथ जुड़िए। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक लक्ष्य और रखा है, 1 पेड़ मां के नाम। हम लोग जुलाई में कोई एक तिथि तय करेंगे, सभी व्यापारियों को, उद्योग व्यापार मंडल को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि ये देश का काम है। पर्यावरण सबकी सुरक्षा करता है, इसमें कौन जाति भेद है? न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, न किसी प्रकार का कोई भेद है। पेड़ तो सबको छाया देता है, फल देता है, पर्यावरण की रक्षा करता है। हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। नदी सबको पानी देती है, कोई भेद नहीं करती किसी के साथ, उसका संरक्षण हम भी कर सकते हैं मिलकर के। और इस कार्यक्रम को अगर हम कर पाएंगे तो एक बड़ा कार्य होगा। मैं एक बार फिर से आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश सरकार और ये डबल इंजन की सरकार आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेगी। आपकी सुरक्षा, आपको हर प्रकार का संरक्षण देने का कार्य करेगी। हमें भी राष्ट्र के इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। उन अभियानों का हिस्सा अगर हम भी बनते हैं, इसको और आसान करने में मदद मिल सकती है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता के इस महान सपूत दानवीर भामाशाह की स्मृतियों को नमन करता हूं। उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। नीरज बोरा।